हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज आपका भाई आपको कराने वाला है BCS 040 यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक जून 2025 का पूरा पेपर सॉल्व। यानी कि एक एक क्वेश्चन तुम्हारा भाई कॉन्सेप्ट के साथ तुमको सॉल्व कराने वाला है और तो और तुमको अच्छे से सारे लॉजिक बताने वाला है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज की वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। आपको फिर उसके बाद और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने क्या है इस वीडियो को पूरा देख लिया। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारा भाई जैसे तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या करता था, एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाता था, उसके कॉन्सेप्ट सिखाता था, ऐसे यहां पर भी मैं करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग मुझे मैं ये बात जानता हूं अच्छे से कि आप लोग क्या यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे होंगे। उसी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका भाई आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया है, कॉन्सेप्ट के साथ, इजी डेफिनेशन के साथ, इजी हर चीज के साथ। ओके, इतनी बातें मैंने तुमसे बोल दी, इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, तो चलो पहले मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं ना कि देखो मैं किस किस तरीके से तुमको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखो, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम डिटेल में, एकदम निचोड़ के अच्छे से समझाऊंगा। ओके, फिर देखो अभी पहला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपका पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है बेटा, उसको फिर मैंने अलग से बेटा देखो यहां पर ऐसे एक्सप्लेन, अलग से बेटा स्लाइड पर लेके एक्सप्लेन किया है इजी डेफिनेशन में। ओके, आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, तो आपको क्या है नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल फोन में ही आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद ये देखो अनोवा टेबल का देखो क्वेश्चन, इस प्रकार से मैंने आपको टेबल बनाकर कंस्ट्रक्ट कर कर हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर देखो ऐसे करके मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर्मूले के साथ। उसके बाद देखो आपका एक डिफरेंस वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन है। थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी क्या मैंने पूरा का पूरा आंसर जो है आपको लिख के दे दिया है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दूंगा और इस तरीके से समझा दूंगा मेरी जान कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि आप दूसरे को भी वो मजा देना चाहोगे। आई बात समझ में? चलो 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 आगे देखो, इस तरीके से क्या, फिर देखो थ्योरी वाला क्वेश्चन कराऊंगा। पेयर टी टेस्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो तुमको करता है, पेयर टी टेस्ट को मैं इजी वे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं विद एग्जांपल, एग्जांपल और फॉर्मूले के साथ। ओके, उसके बाद ये देखो ची स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, इसके फॉर्मूले को समझाऊंगा, इसकी थ्योरी को समझाऊंगा। उसके बाद क्या ये टेस्ट भी तुम्हें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, आप जो है अपनी वर्डिंग में अच्छे से क्या कर सकोगे, इसके आंसर को लिख सकोगे। देखा बेटा, दो दो स्लाइड पर लिए मैंने क्वेश्चन, देखो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इसके एग्जांपल के साथ मैंने क्या इस पूरे को एक्सप्लेन किया है। समझ में आई? क्वेश्चन भी कर लो, कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तुम्हारे भाई का केवल एक ही तरीका है, पढ़ाओ इस तरीके से कि बच्चे को क्वेश्चन भी करना आ जाए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। उसके बाद देखो ये, फिर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद देखो फिर मैं आपको क्या है टाइम सीरीज के बारे में समझाऊंगा, टाइम सीरीज की डेफिनेशन समझाने के बाद देखो इसकी सारी की सारी चार के चार ग्रुप की बेटा क्लासिफिकेशन समझाऊंगा अलग से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर इतना कुछ करने के बाद फिर आपको ये लास्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा और अपने लेक्चर को एंड कर दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो सुनो। विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, एक सुटेबल एग्जाम्पल, एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल को लेते हुए क्या करना है, डिस्क्राइब द टर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि तुमको क्या एक्सप्लेन करना है, तुमको क्या एक्सप्लेन करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये चीज करनी है। उसके बाद क्या करना है, हाउ डज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इधर देखो, the probability distribution maps the probability of every possible outcome of an random experiment। यानी कि तुमने क्या बेटा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हर एक पॉसिबल इवेंट की बेटा क्या पता चलेगी, आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। किसके कॉन्सेप्ट से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। क्या पता चलेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से तुम्हें किसी भी इवेंट के सारे पॉसिबल आउटकम की क्या मालूम पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ेगी।
समझ आया, समझ आई ये बात। हर एक पॉसिबल आउटकम की आपको क्या मालूम पड़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ जाएगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, इफ वी सिलेक्ट द 2 कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, यानी कि वेल शफल्ड प्लेइंग 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं। अरे तुमने ताश के पत्ते खेले, ए जुआड़ी ले फेटी मार। वेल शफल्ड का मतलब होता है ऐसे करके हम ऊपर नीचे ऐसे फेटी मारते हैं ना, ऐसे फेटी मारने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेल शफल्ड करना। यानी कि वो जो ताश की गड्डी आती है बेटा, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों को क्या करा, पहले फेटी मारा, फेटी मार के बेटा उसमें से क्या है, 2 पत्तों को निकाला गया। फेटी मार के बेटा क्या करा गया, उसमें से 2 पत्तों को निकाला गया। तो तुमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। किसका बेटा, किंग पत्ता। कौन सा पत्ता आने का, किंग पत्ते आने की क्या करनी है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो इधर सुनो, पहले मैं तुम्हें पत्ते का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं एक बार। इधर देखो, आपके पत्ते 52 पत्ते होते हैं आपके। 52 में से बेटा क्या है, 26 होते हैं तुम्हारे रेड और 26 होते हैं तुम्हारे ब्लैक। और ये 26 पत्ते भी बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। रेड वाले होते हैं बेटा डिवाइड डायमंड में, ऐसे जिन पत्तों पे बेटा ऐसे करके ये ऐसे करके सिंबल बना होता है। उसके बाद होता है बेटा आपका हार्ट, दिल से खास, जिसमें ऐसे करके दिल बना होता है। ये दिल दीवाना, वो वाला दिल, ओके। उसके बाद आते हैं बेटा तुम्हारा ब्लैक वाला पत्ता। तो ब्लैक में होता है बेटा स्पेड और दूसरा होता है क्लब। स्पेड मतलब जो आप काला पान बोलते हो, हुकुम, जिसे क्या बोलते हैं बेटा आप हिंदी में, हुकुम बोलते हैं, उसका पत्ता। फिर क्लब बेटा क्या होता है, चिड़ी का पत्ता। चिड़ी का पत्ता जिसमें बेटा ऐसे करके पत्ती बनी होती है, ये होता है बेटा आपका क्या, चिड़ी का पत्ता। क्लियर है। हर पत्ते में बेटा, हर पत्ता जो है कैसे शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आता है बेटा आपका गुलाम यानी कि जैक। फिर आती है बेटा आपकी बेगम यानी कि क्वीन। फिर आता है बेटा आपका किंग। फिर आता है आपका एस। यानी कि बेटा हर उसमें भी क्या है, इसमें भी बेटा कितने कितने हो गए, 13 से, ये 13 पत्ते ये होंगे, 13 पत्ते ये होंगे, 13 पत्ते ये होंगे, 13 पत्ते ये होंगे। तो आपको जो है बेटा क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा क्या है, एक किंग आपको डायमंड से मिलेगा, एक किंग आपको हार्ट से मिलेगा, एक किंग आपको स्पेड से मिलेगा, एक किंग आपको क्लब से मिलेगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके जो नंबर ऑफ किंग है ना, आपके जो नंबर ऑफ किंग है वो कितने हैं, 4 हैं। तो आपको क्या करना है, आपने 2 पत्ते निकाले हैं, 2 पत्ते निकाले हैं, आपको जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बेटा, किसका किसका बताना है, किसका बताना है, किंग का बताना है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूं, अगर मैं 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल रहा हूं, तो किंग को मद्देनजर रखते हुए, किंग वाले पत्ते को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि मुझे एक बार भी किंग ना मिले, दोनों पत्तों पर किंग ना मिले। हो सकता है मुझे दोनों पत्तों पर क्या है, किंग ना मिले, दोनों पत्तों पर क्या है, किंग ना मिले। यानी कि पहले पत्ते पे भी नॉन किंग मिला, यानी कि कोई भी नॉन किंग पत्ता, नॉन किंग। नॉन किंग का मतलब क्या है, किंग का ना मिलना, किंग के अलावा कोई भी पत्ता मिलना। यानी कि मैंने दोनों पत्तों को निकाला और दोनों पत्ते कैसे निकले, नॉन किंग निकले। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, तुम्हारे जो किंग की संख्या बेटा वो कैसी होगी, 0 होगी। कैसी होगी बेटा, 0 होगी। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। सुनो, तूने पहला पत्ता निकाला, पहला पत्ता कौन सा निकला, नॉन किंग निकला। तो सुन, टोटल तेरे पास होते हैं 52 पत्ते, टोटल तेरे पास होते हैं 52 पत्ते। तो 52 में से 4 होते हैं तुम्हारे किंग, 52 में से 4 होते हैं तुम्हारे किंग। तो 52 में से अगर तुम 4 घटा दोगे तो बेटा तुम्हारे पास नॉन किंग पत्ते कितने होंगे, 48। यानी कि वो पत्ते जो किंग नहीं है। 52 में से 4 तुम्हारे किंग है, बाकी के कौन है, नॉन किंग, यानी कि किंग नहीं है। तो बेटा नॉन किंग पत्ते कितने हैं, 48। कितने हैं बेटा, 48। तो पहला केस क्या बनेगा, पहला पत्ता तुम्हारा जो है बेटा नॉन किंग होगा, उसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 48 अपॉन में 52। यानी कि जिस भी चीज की तू प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है वो कितनी बार है, अपॉन में टोटल, मल्टीप्लाई। 2 पत्तों को एक साथ निकाल रहे हो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। फिर से बेटा दूसरा पत्ता भी नॉन किंग निकला। अब एक पत्ता तू निकाल चुका है, एक पत्ता तू निकाल चुका है, अब एक पत्ता तेरा कम हो गया, टोटल में से भी और वैसे भी, नॉन किंग में से भी, दोनों में से। अब जो तेरा टोटल पत्ता बचेगा वो कितना बचेगा, 51। कितना बचेगा, 51। और एक बेटा तेरा नॉन किंग पत्ता भी निकल चुका, तो बेटा नॉन किंग पत्ते कितने बचेंगे, 47। एक तेरा नॉन किंग पत्ता निकल चुका है ना, एक तेरा नॉन किंग पत्ता निकल चुका है, इसलिए बचेंगे 47/51। तो देख, तेरा एक भी किंग ना आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, 48 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई 47/51। ठीक है। अब सेकंड केस, या तो तुझको क्या मिलेगा, दोनों पत्तों पर किंग नहीं मिलेगा, या तो तुझे क्या मिलेगा, एक किंग मिलेगा, या तो तुझे क्या मिलेगा, दोनों किंग मिलेगा, या तो होगा तुझे 3 किंग मिलेगा। 3 किंग मिलेगा। अब
दिमाग दौड़ा लेते हो, 3 किंग मिलेगा। अबे यहाँ पर देख पत्ते कितने निकाले मैंने, 2 पत्ते निकाले हैं ना। अबे तो 2 पत्ते निकाले तो क्या 2 से ज्यादा किंग मिल जाएंगे मुझे? नहीं मिलेंगे ना। 2 से ज्यादा किंग मिल जाएंगे मुझे? नहीं मिलेंगे ना। मैक्सिमम 2 ही किंग मिलेंगे मुझे। क्लियर? अब इधर देख, अब मुझे क्या है, एक किंग मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक किंग मिलना चाहिए। तो या तो हो सकता है कि पहला पत्ता मुझे किंग मिल जाए, दूसरा नॉन किंग मिल जाए, या तो ये कंडीशन हो सकती है पहली बार में मुझे एक किंग निकलना चाहिए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। देखो अब किंग आने की देखो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं। किंग 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 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। या तो 0 किंग मिलेगा, या 1 किंग मिलेगा, या 2 किंग मिलेगा। तो जब आपको 1 किंग मिलेगा तो एक पत्ते पे किंग मिलेगा, एक पत्ते पे नॉन किंग मिलेगा। या तो ऐसा होगा कि पहले पत्ते पे किंग मिले, दूसरे पत्ते पे नॉन किंग मिले। या प्रोबेबिलिटी में जब भी चॉइस आए तो बेटा तुमको करना है एडिशन। प्रोबेबिलिटी में जब भी बेटा चॉइस आए तो तुमको क्या करना है? एडिशन। या तो तुझे पहले पत्ते पे किंग मिलेगा, दूसरे पत्ते पे नॉन किंग मिलेगा। या तो होगा बेटा क्या, दूसरे पत्ते पे तुझे नॉन किंग मिलेगा और पहले पत्ते पे तुझे नॉन किंग मिलेगा, दूसरे पत्ते पे तुझे किंग मिलेगा। या तो बेटा तेरा सिनेरियो जो है ऐसा होगा। तो यहां जो तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनेगा? यहां तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, किंग आने की प्रायिकता क्या होगी? किंग कितने होते हैं? 4। डार्क लेता हूं ना, गाढ़ा। 4/52। अब एक पत्ता तेरा निकल गया है, एक पत्ता तेरा निकल गया किंग के रूप में। अब देख तेरा पहला पत्ता किंग है, तेरा पहला पत्ता किंग है, तेरा किंग निकल चुका है। अब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, एक किंग तेरा निकल गया तो बेटा टोटल में से एक पत्ता कम हो जाएगा। और नॉन किंग पत्ते कितने हैं? 48। अरे नॉन किंग नहीं निकाला ना मेरी जान, तूने तो किंग निकाला है ना, तूने तो किंग निकाला है ना, तो किंग कम हुआ है ना। नॉन किंग तो कम नहीं हुए, नॉन किंग तो उतने के उतने रहेंगे। या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, पहला पत्ता तुझे क्या मिलेगा? नॉन किंग मिलेगा। अब नॉन किंग पहला पत्ता, नॉन किंग आने की क्या प्रायिकता है? 48/52। अब एक पत्ता निकल गया, एक पत्ता निकल गया तो टोटल में से क्या होगा बेटा? एक पत्ता कम हो जाएगा। अपॉन में किंग, किंग तो नहीं निकाला ना तूने मेरी जान। यहाँ पर देख तूने क्या निकाला है, यहाँ पर तूने नॉन किंग निकाला है, यहाँ पर तूने नॉन किंग निकाला है। किंग नहीं निकाला तो किंग की जितनी संख्या बेटा, किंग की उतनी संख्या रहेगी, 4। ये ऐसे करके बनेगा। इसकी प्रायिकता देख, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनेगा। इसको सॉल्व कर लेगा, आंसर मिल जाएगा। या तो होगा बेटा क्या, तुझे दोनों पत्तों पर किंग मिलेगा। या तो क्या होगा बेटा, तुझे दोनों पत्तों पर किंग मिलेगा। इधर देख, या तो क्या होगा बेटा, तुझे दोनों पत्तों पर किंग मिलेगा। पहले पत्ते पे भी किंग, दूसरे पत्ते पे भी किंग। तो पहले पत्ते पे किंग आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल किंग तेरे पास कितने हैं? 4। और टोटल पत्ते कितने? 52 मल्टीप्लाई। दूसरे पत्ते पे भी किंग आना चाहिए। अब तेरा एक किंग निकल चुका है, तेरा एक किंग निकल चुका है, तेरा एक किंग निकल चुका है। तो अब तेरे पास किंग कितने बचेंगे? 3। और टोटल बच्चे पत्ते बचेंगे 51, क्योंकि एक पत्ता कम हो गया ना। तो देख क्या हुआ, मैंने क्या करा, सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से मैंने क्या करा, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। सारे पॉसिबल आउटकम की क्या करा मैंने, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। किसकी मदद से? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। क्या करा, टेबल बनाया भाई, किंग आने चाहिए दोनों पत्तों पे। या तो होगा बेटा दोनों, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूं और मुझे किंग आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे साथ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या क्या बनेगा मेरा सैंपल स्पेस। या तो मुझे एक भी किंग नहीं मिलेगा, दोनों पत्ते खाली, या तो एक किंग मिलेगा या पहले पत्ते पे या दूसरे पत्ते पे, या तो मुझे दोनों पत्तों पर किंग मिलेगा। तो ये बनी पॉसिबल आउटकम, और उन पॉसिबल आउटकम की मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था बेटा इसका एक्सप्लेनेशन पूरा। आप चाहो तो ये पूरी की पूरी टेबल बना के इस प्रकार से जैसे मैंने समझाया है इसको शो कर सकते हो। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। चलो अब उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फिक्स एंड अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। फाइनाइट मतलब क्या होता है बेटा, काउंटेबल। फाइनाइट मतलब क्या होता है बेटा, काउंटेबल, जिनको तुम काउंट कर सकते हो। यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। अच्छा, ट्रायल का मतलब क्या होता है जरा ये समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या है, तो सुनो मेरी बात। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉइन है, हाँ समझना, मेरे पास एक कॉइन है, मैंने क्या करा, उस कॉइन को टॉस किया। क्या किया, मैंने उस कॉइन को टॉस किया। जब मैं उस कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझको क्या क्या मिल सकता है, जब मैं उस कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझको क्या क्या मिल सकता है, या तो मुझको मिलेगा हेड, या तो मुझको मिलेगा टेल।
तो ये हेड और टेल बेटा मेरे क्या हो गए, ट्रायल्स हो गए। क्या हो गए बेटा मेरे, ट्रायल्स हो गए। तो टोटल यहाँ पर मुझे कितने ट्रायल्स मिले, 2 ट्रायल्स मिले। ठीक है, तो ट्रायल्स बेटा हम किसी और कुछ नहीं बेटा, पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है बेटा वो कैसे होंगे, फिक्स होंगे और कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपके पास इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। यानी कि यहां पर आपके पास ट्रायल्स की कोई सीमा नहीं होगी, आपको इनफाइनाइट कई सारे ट्रायल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, कई सारे ट्रायल्स मिलेंगे जिनको आप जो है काउंट भी नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ईच ट्रायल इज स्ट्रिक्टली आइदर अ सक्सेस और फेलियर। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या तो मुझे मिलेगी सक्सेस, सक्सेस को बेटा हम पी से दिखाते हैं, या तो मुझे मिलेगा फेलियर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या तो मुझे मिलेगी सक्सेस या तो मिलेगा मुझे फेलियर, इन्हीं दोनों में से बेटा एक चीज होगी। अच्छा, सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब है कि जो चीज मैं चाहता हूं उस चीज का आना। फिर से सुन, सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब है जो भी चीज मैं चाहता हूं मुझको वो मिलना, और फेलियर का मतलब क्या है, जिस चीज को मैं चाहता हूं उसका ना मिलना। जैसे एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल से तुझे समझाता हूं ये सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या है। हाँ, जैसे मैंने क्या करा, एक कॉइन को टॉस किया। क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। टॉस करने के बाद या तो मुझे मिलेगा हेड या तो मुझे मिलेगा टेल। लेकिन मैं कब जीतूंगा, मैं शर्त या किसी चीज को तब जीतूंगा जब मुझको क्या मिलेगा, हेड। मैं कब जीतूंगा, मैं कब जीतूंगा, मुझे सक्सेस कब मिलेगी, जब मुझे क्या मिलेगा, हेड। अगर मुझको हेड मिला, सिक्का उछालने पर हेड मिला, तो ये कहलाएगी मेरी सक्सेस। और तो और अगर मुझको टेल मिला, अगर मुझको टेल मिला, टेल मतलब क्या, हेड का ना मिलना, टेल का मतलब क्या, हेड का ना मिलना। और अगर हेड नहीं मिला तो मुझको क्या हो जाएगी, मेरे पास मुझको क्या मिलेगी, फेलियर मिलेगी, यानी कि मैं फेल हो जाऊंगा। जैसे तुम्हारे क्रिकेट में होता है, जैसे हमारे विराट कोहली साहब जब कैप्टन थे तो वो बोलते थे, जैसे कोई भी कप्तान सिक्का उछालता था, सिक्का उछलते ही वो बोलते थे, हेड्स इज द कॉल। ओ सॉरी विराट, इट्स अ टेल। यानी कि विराट जो है बेटा क्या हुआ, टॉस में फेल हो गया। यानी कि उसके क्या है बेटा, फेवर में डिसीजन नहीं गया, उसके फेवर की चीज नहीं आई, उसके फेवर की चीज नहीं आई तो मतलब वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा फेलियर कहलाएगा। ऐसी बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी है। लेकिन वही चीज, ओ विराट कोहली यू वॉन द टॉस, इट्स अ हेड, यू वॉन द टॉस, यानी कि विराट कोहली के बेटा क्या फेवर में चीजें आई तो मतलब वो क्या कहलाएगा, सक्सेस कहलाएगा। क्लियर है, तो यही चीज है बेटा आपका सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यही देखने को मिलेगा, या तो बेटा क्या है, आपका जो बाइनोमियल जो आपका ट्रायल है या तो बेटा आपको सक्सेस देगा या तो आपको फेलियर देगा। आपके जो ट्रायल है या तो आपको क्या देगा, सक्सेस देगा या तो फेलियर देगा। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। तब इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस को तो तुम काउंट कर सकते हो। अकरेंस मतलब क्या बेटा, होना, यानी कि तुम किसी चीज के होने के चांसेस को तो काउंट कर सकते हो, ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करके एंड सो ऑन, बट यू कैन नॉट काउंट द नॉन इवेंट्स, यानी कि किसी चीज के ना होने के, किसी भी इवेंट के ना होने को आप बेटा क्या है, काउंट नहीं कर सकते बेटा इन केस ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ आया। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर एक अंतर और दिया है, आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो मीन है बेटा वो और कुछ नहीं होता, पी होता है, यानी कि सक्सेस। वेरिएंस आपका निकलता है एन मल्टीप्लाई पी अपॉन में 1 माइनस पी। एन का मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन का मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि आप कितनी बार बेटा किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आपको कितने आउटकम मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर बेटा क्या होगा, आपका जो वेरिएंस है इज ऑलवेज लेस देन द मीन, यानी कि जो वेरिएंस की वैल्यू है बेटा वो ऑलवेज क्या होगी, आपके मीन की वैल्यू से कम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पर जो आपका मीन है वो भी लैम्डा होगा, वेरिएंस भी आपका लैम्डा होगा, और तो और बेटा क्या है, मीन और वेरिएंस में किसी भी तरीके का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू बेटा कैसी आएगी, इक्वल आएगी इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट मेंशन करते हो तो बेटा क्या है, आपको एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द मॉडल अनोवा टेबल फॉर वन वे क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको क्या करना है, अनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, किसके लिए बेटा, वन वे क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि कुछ किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, जहां पर आपको जो बेटा क्या देखने को मिलेगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर देखने को मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेगा, मीन स्क्वायर देखने को मिलेगा, और तो बेटा फिर लास्ट में इनकी क्या दिखेगी, आपको टोटल वैल्यू दिखेगी। जैसे इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां दिखेगी, इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां, इस पूरे की टोटल वैल्यू यहां। तो देखो, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके अनोवा का क्या काम होता है। अनोवा का मेन जो काम है पता है वो क्या है, अनोवा का जो मेन काम है बेटा वो क्या है, सुनो।
पहली चीज बेटा क्या है, अनोवा जो है बेटा हमारी हेल्प करता है दो या दो से ज्यादा ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए, उनके बीच में चेंज पता करने के लिए कि उनके मीन की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, इसको पता करने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं हम लोग, अनोवा टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन टेस्ट द मीन ऑफ टू और मोर देन टू सैंपल, यानी कि बेटा क्या कर सकते हो आप लोग, टेस्ट कर सकते हो बेटा दो या दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को। और साथ साथ बेटा क्या है, साथ साथ क्या है, आप जो डिटरमाइन कर सकते हो बेटा क्या, सिग्निफिकेशन ऑफ मीन ऑफ द टू बिटवीन द टू सैंपल, यानी कि बेटा क्या है, इनके मीन के सिग्निफिकेंस को पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप के बेटा क्या कर सकते हो, मीन के सिग्निफिकेंस को पता कर सकते हो कि इनके मीन में एक्चुअल में चेंज आया कि नहीं आया, क्या मेरे कुछ बदलाव करने से, क्या मेरे कुछ बदलाव करने से मेरे डेटा की मीन वैल्यू में चेंज आया कि नहीं। कुछ अलग अलग स्टेप करने में, कुछ बदलाव करने से, कुछ वेरिएशन करने से, टेक्निक बदलने से क्या मेरी मीन की एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज आया या नहीं आया, क्या उस रीजन की वजह से आया या नहीं आया, उसका मैं पता कर सकता हूं इस अनोवा टेबल के माध्यम से। तो सुनो, इसको समझाने से पहले पता है क्या, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे बेटा क्या है, मेरे पास बेटा क्लास 10th के 3 सेक्शन है, मेरे पास क्या बेटा, क्लास 10th के 3 सेक्शन है। उन क्लास 10th के तीन तीन सेक्शन है बेटा, कौन कौन से, ए बी सी। तो यानी कि मेरे पास बेटा कौन कौन से ग्रुप हो गए, एक ग्रुप हो गया ए, एक ग्रुप हो गया बी, एक ग्रुप हो गया मेरे पास सी। उसके बाद मैंने क्या करा, हर क्लास से बेटा क्या करा, एक एक स्टूडेंट को पिक कर लिया। क्या करा बेटा, हर एक सेक्शन से मैंने क्या करा, एक एक स्टूडेंट को पिक करा, एक एक स्टूडेंट को अपने सामने खड़ा किया और मैंने क्या करा, उनका टेस्ट लिया। क्या लिया बेटा, उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद मुझे जो बेटा क्या है स्कोर मिला, वो कुछ ऐसा मिला। जो मैं बच्चा 10th ए सेक्शन से लाया था, जो बच्चा मैं सेक्शन ए से लाया था, उसके बेटा टेस्ट में आए 5 नंबर। जो बच्चा मैं सेक्शन बी से लाया था, उसके आए बेटा 7 नंबर। और जो बच्चा मैं सेक्शन सी से लाया था, उसके आए बेटा 8 नंबर। ठीक है, फिर इन मार्क्स को नोट करने के बाद मैंने क्या करा, अब अपने टीचिंग मेथड को बदला, अपने टीचिंग मेथड को क्या करा, बदला। और टीचिंग मेथड बदलने के बाद, टीचिंग मेथड को बदलने के बाद फिर मैंने क्या करा, दोबारा से उनका टेस्ट लिया। तो जो उनके मार्क्स है बेटा वो मुझे कुछ इस प्रकार से निकले, ए वाले बच्चे के 10th ए वाले बच्चे के 8, बी वाले बच्चे के 9, सी वाले बच्चे के 9। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी टेक्निक को दोबारा अलग तरीके से बदला, यानी कि उनको अब जो है बेटा मैंने क्या करा, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग टेक्निक्स का यूज किया। और जब मैंने अपने पढ़ाने की कुछ अलग टेक्निक्स को यूज किया, तो बच्चों के मार्क्स जो मुझको देखने को मिले वो क्या मिले, 7, 8 और 7, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया मेरा पहला ग्रुप, ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप, ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग अनोवा टेबल पर। ठीक है, अनोवा टेबल वन वे क्लासिफिकेशन पे। ओके, अनोवा टेबल में पहली चीज जो तुमको दिख रही है बेटा वो क्या दिख रही है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन जो हम देखेंगे बेटा वो क्या देखेंगे, बिटवीन द ग्रुप। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज देखना, यानी कि बेटा क्या है, मीन में कितना चेंज आया उसको देखना। यानी कि बेटा क्या है, बिटवीन द ग्रुप का मतलब क्या है कि जो मैं बेटा क्या करूंगा, जो मैं वेरिएशन देखूंगा, जो मैं वेरिएंस देखूंगा, वो किनके बीच में देखूंगा, हर एक ग्रुप के बीच में देखूंगा। हर एक ग्रुप की बेटा मीन वैल्यू, यानी कि इनके वेरिएंस की वैल्यू। बेसिकली बेटा ये जो चेंज है ना, ये ज्यादातर बेटा वेरिएंस का देखा जाता है। किसका देखा जाता है बेटा, आपके वेरिएंस का देखा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा। यहां पर बेटा मैं क्या करूंगा, हर एक ग्रुप का क्या करूंगा, वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, इसका, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का। और उसको बेटा क्या करूंगा, उसमें जाके मैं क्या देखूंगा, अपने वेरिएशन को देखूंगा। ओके, फिर आता है बेटा आपका विद इन ग्रुप। अच्छा, विद इन ग्रुप का मतलब क्या है कि जो मैं वेरिएशन देखूंगा, जो मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर करूंगा। सुनो फिर से, सुनो फिर से, सुनो फिर से, सुनो। विद इन द ग्रुप का मतलब क्या है, विद इन द ग्रुप का मतलब है ग्रुप के अंदर। यानी कि अब जो मैं वेरिएंस यानी कि वेरिएशन को देखूंगा, अब जो मैं वेरिएंस यानी कि वेरिएशन को देखूंगा, वो क्या करूंगा, मैं हर एक अलग अलग ग्रुप में देखूंगा। यानी कि ग्रुप ए में अलग, ग्रुप ए के एलिमेंट्स में अलग, हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएंस देखूंगा। ग्रुप बी के हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएशन देखूंगा, ग्रुप सी के हर एक एलिमेंट का अलग वेरिएशन देखूंगा। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, बिटवीन द ग्रुप देखता, यानी कि इसका क्या वेरिएंस आया है, इसका क्या वेरिएंस आया है, इसका क्या वेरिएंस आया है। तो इसकी मदद से बेटा फिर मैं क्या करता, अपने वेरिएशन को क्या करता, प्रिडिक्ट करता है और वेरिएशन को एनालाइज करता। ठीक है, अब आपको जो पहला वर्ड है बेटा देखने को मिल रहा है SSB, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर में पहला वर्ड आपको देखने को मिलता है SSB। SSB का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। यानी कि बेटा यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वेरिएंस की हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेरिएंस की हो रही है। यहाँ पर क्या किया गया बेटा,
वेरिएंस के स्क्वायर का बेटा क्या किया गया, सम किया गया, वो भी कहां पर बेटा, बिटवीन द ग्रुप, यानी कि बेटा हर ग्रुप में, हर ग्रुप के बेटा क्या करा गया है, हर ग्रुप के वेरिएंस को कैलकुलेट किया गया, हर ग्रुप के वेरिएंस को कैलकुलेट किया गया, उसका स्क्वायर किया गया, हर ग्रुप के बेटा क्या है, वेरिएंस को कैलकुलेट करा गया, उसका स्क्वायर किया गया और उनका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया और उसकी वैल्यू को यहां पर लिख दिया गया। ओके, हर ग्रुप का बेटा क्या अलग अलग वेरिएंस निकाला गया, उसका स्क्वायर करा गया, उसका स्क्वायर किया गया और फिर उसका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया। इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग, यानी कि ग्रुपिंग वाइज देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं एसएसडब्ल्यू की, एसएसडब्ल्यू की, तो एसएसडब्ल्यू का मतलब क्या था, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, यानी कि अब जो मैं वेरिएशन के स्क्वायर का सम निकालूंगा, जो मैं वेरिएशन के स्क्वायर का सम निकालूंगा वो ग्रुप वाइज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा मेरी जान, ग्रुप वाइज निकालूंगा। फिर से सुनो, अब जो मैं वेरिएंस के स्क्वायर का सम निकालूंगा वो कहां निकालूंगा, विद इन द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स के वेरिएशन का, इन ग्रुप के क्या करूंगा, इस ग्रुप के क्या करूंगा बेटा, हर एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा, वेरिएशन निकालूंगा, वेरिएशन का मतलब ये बेटा वेरिएंस निकालूंगा, उस वेरिएंस का स्क्वायर करूंगा हर एक एलिमेंट का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और फिर तीनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। सिमिलरली फिर इसका करूंगा, इस वाले एलिमेंट का अलग वेरिएंस का स्क्वायर निकालूंगा, इस वाले का अलग, इस वाले का अलग, तीनों का सम कर दूंगा। फिर इसमें करूंगा, इस वाले एलिमेंट का बेटा अलग वेरिएंस निकालूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, फिर ऐसे इसके साथ करूंगा, ऐसे इसके साथ करूंगा, इनका सम कर दूंगा। फिर वो क्या लगेगा बेटा आपका, क्या, फिर तीनों का बेटा क्या करूंगा, इंडिविजुअल सम करके बेटा मैं क्या लिख दूंगा, अपना एसएसडब्ल्यू लिख दूंगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो उसको देखेंगे। अभी फिलहाल आपको बस यार ये टेबल याद करनी है, रट लो, याद कर लो, इस टेबल को पूरा याद रखना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके बेटा क्या इसमें आपकी वैल्यू लिखी जाती है। फिर आएगा बेटा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेटा एक वर्ड आप देख रहे होगे, के आपको बताता है नंबर ऑफ ग्रुप, कि आपको और कुछ नहीं बताता, कि आपको सिंपली बताएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि यार आपको ग्रुप कितने दिए गए हैं। अगर तुम यहां पे मेरी जान ध्यान से देखो तो तुमको क्या है, 3 ग्रुप दिए गए हैं। कितने ग्रुप दिए गए हैं, 3 ग्रुप दिए गए हैं, ए बी सी। याद कर मैंने एग्जांपल में क्या लिए थे, 3 सेक्शन लिए थे। पहला सेक्शन लिया था 10th ए, दूसरा सेक्शन लिया था 10th बी और तीसरा लिया था 10th सी। ठीक है, तो वो हो गया क्लासिफिकेशन यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर देख तुझे एक वर्ड और देखने को मिल रहा होगा भाई, यहाँ पर देख तुझे कैपिटल एन देखने को मिल रहा है। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल एन का सिंपल सा मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर तू यहां पर देखे तो तुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से जो तेरी एन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि तेरे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहां से बेटा तुझे ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इन्हीं को तू क्या कर, बस मेंशन कर दे, तेरा जो मॉडल अनोवा वाला क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे अगले, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें तुम्हें जरूर बताऊंगा कि अनोवा कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर इसके ऊपर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या, तुम्हें बस इस टेबल को क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, किस समय किस पोजीशन पे क्या होगा, कैसे होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में के, एसएसबी में बिटवीन द ग्रुप में k-1 रहेगा, विद इन द ग्रुप में n-k रहेगा, और जो इनका टोटल है वो कैसे निकलेगा, n-1। उसके बाद जो मीन स्क्वायर है वो क्या रहेगा, msb रहेगा, msw रहेगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा इसके फॉर्मूले को भी देखेंगे। बस तुम्हें इस समय क्या, इस क्वेश्चन में बस ये टेबल याद रखनी है, बस ये नेमिंग कर देनी है। इतना लिख दो, 5 नंबर तुम्हारे पक्के। तुम्हारा भाई सीना ठोक के ये बात कहता है कि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लियो, या तो मैं तुझे पीडीएफ दे दूंगा पूरी। ठीक है, चलो, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आवाज आ रही है, ओके, हाँ, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन, यानी कि बेटा क्या है, 200 लोगों को ऑब्जर्व किया गया, जिसमें से बेटा क्या है, एंड द सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 50 इज सिलेक्टेड, यानी कि केवल और केवल 50 लोगों को बेटा क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। तो आपको जो है क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है। कब, इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 22, यानी कि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन को बेटा हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा बॉय वाला सिग्मा नहीं, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा मतलब है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस निकाल के उसे रूट में कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि वेरिएंस क्या होता है भाई, पिछले क्वेश्चन में मैं एक वर्ड वेरिएंस बार बार बोल रहा था। उस वेरिएंस का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू और तुम्हारे मीन के बीच में एवरेज डिफरेंस कितना है। तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू जो तुमको दिया गया
ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू दी गई है उसमें और आपके मीन में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ वेरिएंस। ओके, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, हमें इतना समझना है कि हम क्या कर सके, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख सके, क्वेश्चन को कर सके। ओके, तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया है, 22। कैपिटल एन यानी कि बेटा सुनो, आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है, आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है बेटा, वो क्या होती है आपकी कैपिटल एन, जो कि किसके बराबर दी है, 200 के बराबर दी है। उसके बाद बेटा जितनी ऑब्जर्वेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, जितनी ऑब्जर्वेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हो बेटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एन, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 50। चलो आपको वैल्यू दी है, चलो बेटा हम अपने एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो एरर आपकी बराबर किसकी होगी, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है बेटा 22 बटे में अंडर रूट के अंदर स्मॉल एन यानी कि 50, फिर से बेटा बड़ा अंडर रूट, कैपिटल एन कितना है आपका 200, कैपिटल एन कितना है 200 माइनस स्मॉल एन कितना है 50 अपॉन में कैपिटल एन कितना है 200 माइनस 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब बेटा इधर देखो, अंडर रूट 50 की वैल्यू निकालो। देखो एग्जाम में तुमको भाई कैलकुलेटर मिलेगा, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अंडर रूट 50 की वैल्यू निकालो फटाफट फटाफट। अंडर रूट 50 आपका कितना होगा, 7.07 यानी कि 22 बटे 7.07 मल्टीप्लाई 200 में से 50 माइनस करोगे तो बेटा मिलेगा 150 अपॉन में 199। 150 को 199 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 150 को डिवाइड करोगे 199 से तो मिलेगा 0.75। यानी कि इसको सॉल्व करके तुमको मिलेगा, स्टेप में पूरा लिख देना, कितना मिलेगा बेटा 0.75। अंडर रूट 0.75 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 0.75 0.76, ओहो साइन लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडर रूट 0.75, अंडर रूट 0.75 होता है बेटा आपका 0.86। कितना होता है, 0.86, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके तुमको मिलेगा 0.86। अब बेटा 22 को 0.86 से मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करा 22 से, कितना मिलेगा आपको 19.05। कितना मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 19.05 बटे इसको डिवाइड करना बेटा किससे, 7.07 से। 19.05 को डिवाइड करना है 7.07 से, यानी कि 2.69 आएगा। कितना आ गया बेटा, 2.69। ये हो जाएगी बेटा आपकी क्या, स्टैंडर्ड एरर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मुझसे क्या बोलता है, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यानी कि आपको क्या करना है, इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या करना है मेरी जान, तुम्हें इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। लेकिन एक सेकेंड, ये डेटा तो आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं। आप जो है मीडियन तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका डेटा कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। अच्छा कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब है जिस वैल्यू पे खत्म हो अगली लाइन में वहीं से शुरू हो। फिर से सुनो, कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस होने का मतलब है जिस वैल्यू पर खत्म हो वहीं से शुरू हो, जिस वैल्यू पे बेटा क्या हो अगली लाइन में बेटा क्या है वहीं से शुरू हो। यानी कि बेटा एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, जिस वैल्यू पर खत्म हो रही है अगली लाइन में वहां से शुरू नहीं हो रही। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये कहलाता है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस डेटा। कौन सा डाटा कहलाता है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस डेटा। और डिसकंटिन्यूअस डेटा, आपका जो डिसकंटिन्यूअस डेटा है उसका जो मीडियन है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है तुम क्या कर सकते हो, आगे अपने काम को प्रोसीडर कर सकते हो, जो भी तुमको करना है। तो देखो कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं बेटा हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें,
कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, आपको कुछ नहीं करना, लोअर लिमिट में से आपकी जो भी लोअर लिमिट दी है, लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है, ठीक है। गैप क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटा है ना, देखो 24.9, और बेटा जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 90 के बाद सीधा 25, यानी कि 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 0.1, 0.10 का अंतर है। तो इसलिए बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, 0.05 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इधर देखो, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस करोगे, और जो भी आपकी अपर लिमिट दी है ना, जो भी आपकी अपर लिमिट दी है उसमें 0.05 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, 0.05 प्लस कर दोगे। बड़ी वाली वैल्यू जितनी भी बेटा, ये बड़ी वाली वैल्यू देख रहे हो, सब में बेटा 0.05 प्लस करना है, और छोटी वाली वैल्यू में 0.05 माइनस करना है। ओके, तो चलो करते करते हैं। इधर देखो, इसमें से बेटा 0.5 माइनस करोगे, जीरो में से 0.5 माइनस करोगे तो मिलेगा बेटा जीरो माइनस 0.5। अरे जीरो में से कोई भी नंबर घटाओ बढ़ाओ बेटा वही नंबर आ जाएगा। अरे तुम माइनस करोगे 0.5 तो बेटा 0.5 ही आ जाएगा। अब इधर देखो, अपर लिमिट में क्या करोगे, 0.05 प्लस करोगे। भाई 0.05 होगा गाड़े, अब ने आपको बोल दिया। ओके, 0.05। ओके, अब बेटा 24.9 में बेटा कितना प्लस करोगे, 0.05 प्लस करोगे। जरा करके देखो, 24.9 में, यहाँ देखो यहाँ करके, जब तुम 24.9 में 24.9, ये जीरो लगा लो यहाँ पे, हाँ 0.05 प्लस करेंगे, 0.5 से 0.05 भी प्लस करेंगे। देखते हैं 0.05, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, जिस नंबर के लास्ट में कुछ नहीं होता बेटा, उसके नीचे उसके आगे क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। पॉइंट के आगे तुम कितने भी जीरो लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन याद रखना। पॉइंट के बाद जिस नंबर के पीछे बेटा कुछ नहीं है तो मतलब क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। अब तू माइनस करके देख, जरा माइनस करके देख, 24.90 को देख, नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, 8, 10 में से 5 गया। हाँ प्लस करना है, प्लस करना है गधे, प्लस करना है। हाँ 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 95, तो 24.95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 24.95 आ जाएगा, अगर तू 0.05 प्लस करेगा। अब इसमें से प्लस किया, अब इसमें से 0.05 माइनस करेगा। 25 में से बेटा क्या माइनस करेगा, 0.05 माइनस करेगा, तो देख तुझे यही वैल्यू मिलेगी। चल तू करके देख ले, देख 25 में से कितना माइनस करना है, जिस नंबर क्या, देख बेटा इसके पास पॉइंट के, इसके पास देख 25 के पास देख, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा 2 डिजिट पे। अब कितना माइनस करूंगा, 0.05, तो 0.05 माइनस करूंगा। जीरो में से 5 नहीं जा सकता तो क्या ये हासिल देगा, ये 10 बनेगा। फिर ये इसको हासिल देगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10, 10 में से 5 गया, 5, 9, 4 और 2 आया, नहीं आया, वाह। 0.05 माइनस करते ही देख तेरा तेरा देख, जिस जिस वैल्यू पे खत्म हुआ उसी वैल्यू से शुरू होना स्टार्ट हो गया। यानी कि तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, 24.95 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 24.95। जैसे तो इसमें से 0.05 माइनस करेगा, तो जैसे इसमें से 0.05 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तेरा 24.95 बन जाएगा। इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा, इसमें प्लस करेगा तो ये कितना बन जाएगा, 49.95, है ना बेटा। लास्ट में 5 और ऐड हो जाएगा, जीरो है ना, लास्ट में बेटा क्या रहता है, जीरो रहता है। अब जीरो में कितना, 5 और ऐड हो जाएगा, तो 0 + 5 5 हो जाएगा, तो यानी कि 9,5 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करेगा, फिर बेटा लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा तेरा, 49.95। अब बेटा इसी को रिपीट करता जा, इसमें प्लस करेगा तो कितना बन जाएगा, 74.95। फिर इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट में से माइनस करेगा, 75 में से बेटा क्या करेगा, 0.05 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा, 74.95, 95, 95, यानी कि 95 बचेगा। फिर इसमें प्लस करेगा तो 99.95, इसमें प्लस होगा ना, इसमें 0 पॉइंट, अपर लिमिट में 0.5 प्लस 0.05 प्लस करना है, और लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है। कैलकुलेटर में कर लियो अगर ना हो तो। 100 में से, अब तू 100 में से क्या करेगा, 100 में से 0.05 माइनस करेगा, कितना मिलेगा, 99.95। ठीक, इसमें प्लस करेगा तो 124.95, 0.5 प्लस हो जाएगा ना। इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट है 124.95, और ये हो जाएगा 149.95। क्लियर है। यानी कि अगर मैं तेरी दोबारा से टेबल बनाऊं ना मेरी जान, अगर तेरी मैं टेबल दोबारा से बनाऊं ना, तो तुझे जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, -0.5 क्लास जो है मेरी, क्लास -0.5 से लेके 24.95, बेटा उसके बाद वाली वैल्यू क्या आई,
24.95, यही तो मैं करना चाहता था, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं पे शुरू हो, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं से शुरू हो। इसलिए तो मैंने लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.05 प्लस किया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 49.95। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया तुम्हारा 49.95, क्योंकि माइनस किया ना लोअर लिमिट में से 50 में से बेटा 0.05 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 49.95 मिलेगा। उसके बाद ये रहा ना, है ना बेटा, तो कैलकुलेटर से माइनस कर लियो, 0.05 माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। ओके, कैलकुलेटर तुम्हारे एग्जाम में अलाउ रहेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी बोल रहा हूँ मैं। 74.5, हाँ 74.55। उसके बाद यहाँ जाओ, ये माइनस करके कितना है 74.95 और ये 99.95। 100 में से माइनस किया तो 99.95 से लेके 124.95, फिर 124.95 से 149.95। ठीक है, अब बेटा लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से दिखा रहा हूँ, 6 11 14, 6 11 14 16 13 10, 16 13 10। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुन, तू जब भी, पता है क्या है, तुझे जब भी मीडियन निकालने को बोला जाए ना कंटिन्यूअस डेटा का, जब भी तुझे मीडियन निकालने को बोला जाए कंटिन्यूअस डेटा का, तो सबसे पहले बेटा तू क्या निकालेगा, सीएफ। और सीएफ को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो जरा ध्यान से यहाँ देख, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ये 6 है, इस 6 को एज इट इज लिख दे। तूने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी ये चीज। यहाँ पर ये 6 लिखा है ना, तो एज इट इज बेटा इस 6 को यहाँ पर लिख दे। लिख दिया, लिखने के बाद तुझे करना है जिगजैग एडिशन। कैसा एडिशन करना है, तुझे करना है जिगजैग एडिशन। अब जिगजैग एडिशन कैसे करेगा, 6 + 11, 6 में 11 जोड़ेगा कितना मिलेगा 17। अब 17 में 14 जोड़, अब 17 मिल गया, अब इस 17 में ऐसे करके जिगजैग 14 जोड़ेगा, 14 जोड़, 7 4 11, 11 का 1 हासिल जाएगा 1, 31। चेक करके देख ले, 17 + 14, 7 4 11 का 1 हासिल गया 1, 31। 31 में 16 जोड़, 6 1 7 47, 47 में 13 जोड़, 47 में 13 जोड़, 13 जोड़, 13 कितना, ये कितना हो जाएगा 50 1 60, 60 + 10 70। ठीक है, 60 + 10 70। एक चीज हमेशा याद रखियो, तेरा ये जो लास्ट वाला सीएफ है ना मेरी जान, ये जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है, जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है ना, ये और कुछ नहीं है, ये होता है तेरी ऑल फ्रीक्वेंसी का टोटल। तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना मेरी जान, तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है और कुछ नहीं होगा, तेरा लास्ट वाला सीएफ ही होगा। ओके, अब देख, अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इधर देख, तेरा जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, L + n/2 - CF अपॉन में F × H। ओके, ये तेरा फॉर्मूला है। ये L तेरा बेटा अलग रहेगा, इसके साथ नहीं है, ये इस पूरे के साथ, पूरे से अलग है ये L। इनकी कहानी अलग है, इस L की कहानी अलग है, ये L एकदम कोपचे में अलग से रहेगा, बाकी सब बेटा ऐसे एक साथ रहेंगे। क्लियर, अब समझ ले बेटा ये N क्या होता है। तेरा N का मतलब कुछ नहीं, तेरा N और कुछ नहीं है, तेरा N है बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तेरी फ्रीक्वेंसी का टोटल और कुछ नहीं है बेटा, तेरा N है। ओके, अब यहां बेटा तू एक L वर्ड देख रहा होगा। अब देखिए L क्या होता है, जरा यहां देखो, L का मतलब होता है बेटा लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट, जिस रेंज को तुम सिलेक्ट करोगे, जिस भी डेटा को तुम सिलेक्ट करोगे, जिसको भी तुम सिलेक्ट करोगे उसकी लोअर लिमिट, यानी कि छोटी वाली वैल्यू। इधर वाली देखो, ये लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो बेटा सबकी सब छोटी है, तो लोअर लिमिट कहलाएंगी। राइट हैंड साइड पे तुम देखोगे तो सारी वैल्यू बेटा बड़ी है, तो क्या कहलाएंगी, अपर लिमिट कहलाएंगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो बेटा लोअर लिमिट किसकी, जिसको तुम सिलेक्ट करोगे। अरे भैया किसको सिलेक्ट करेंगे, अबे रुक जा, पहले ये चीज समझ ले, उसके बाद बता रहा हूं। अबे 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल गया। हाँ मुझे पता था ये होगा, ये ऑटो मैनुअल करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, अब ये फोकस नहीं खोएगा कैमरा। अब फोकस तो नहीं खोएगा ना, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, लोअर लिमिट किसका, जिसको तू सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट किसको करेगा अभी बताऊंगा आगे, कैसे सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, क्यों करना है। ओके, उसके बाद तूने एक वर्ड देखा होगा एफ। एफ क्या, तेरा सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा।
जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ। एच तेरा क्या है, तेरी रेंज के बीच में, जो तुझे रेंज दिया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो रेंज तुझे दी है अपर लिमिट लोअर लिमिट, उनके बीच में कितना गैप है, वो बेटा क्या कहलाएगा तेरा, एच। एच के बाद तू देखेगा सी एफ। सी एफ लेगा सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड वाली से एक कदम ऊपर जो तू लेगा बेटा वो क्या लेगा, तू लेगा सीएफ लेगा। यानी कि जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना मेरी जान, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है, सीएफ लेना है। एक कदम ऊपर वाली वैल्यू क्या लेनी है तुझे, सीएफ लेनी है इस सीएफ में से। क्लियर है, कैसे लेना है चल अब मैं वो तुझे सिखाता हूं। सारी नोटेशन तूने पढ़ ली, अब चल यहां पर जरा सीख ले। सबसे पहले बेटा सुन, मीडियन में तू सिलेक्शन कैसे करेगा, मीडियन में तू सिलेक्शन करेगा एन बटे 2 के बल पे, एन बटे 2 के बल पे करेगा। किसके बल पे करेगा, एन बटे 2 के बल पे करेगा। तो तेरा एन बटे 2 कितना होगा, एन बटे 2 कितना होगा, एन कितना है तेरा 70, या 70 को 2 से डिवाइड कर कितना आएगा 35, 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 35। ठीक है, 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 35। अब तूने n बटे 2 निकाल लिया। अब n बटे 2 आने के बाद तुझे कहां पे जाना है, अपने CF के पास जाना है। n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा, अपने CF के पास जाएगा। फिर से सुन, n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा, अपने CF के पास जाएगा। और तू देखेगा CF में कि तेरा जो 35 है, तू जाके CF में देखेगा कि तेरा जो 35 है वो किसके किसके बीच में आता है। एन बटे 2 निकाला, एन बटे 2 तेरा कितना निकला, 35 निकला। 35 निकलने के बाद बेटा तू जाएगा सीएफ में, सीएफ में जाने के बाद तू चेक करेगा, तू क्या चेक करेगा कि तेरा जो 35 है वो किस किस वैल्यू के बीच में आता है, किस किस वैल्यू के बीच में आता है। बर्गर की टिक्की, बर्गर की टिक्की की तरह देखेगा, है ना बेटा, ये ऊपर बंद नीचे बंद, यहाँ पर टिक्की बर्गर। इसी प्रकार से तुझे यहाँ पर भी देखना है ये 35 कहाँ पर बर्गर बन रहा है। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा, 31 और 47 के बीच में। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा, 31 और 47 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 31 और 47 में बड़ा कौन है, 31 और 47 में बड़ा बेटा आपका 47। तो ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम, सिलेक्ट कर लोगे। ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम, सिलेक्ट कर लोगे। तो हो गई सिलेक्ट। अब तेरी एल क्या होती है, एल मैंने बताया था क्या होती है, एल, एल तुम्हारा कुछ नहीं है, लोअर लिमिट है जिसको तुम क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहां से जो तुम्हारी एल की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी, यहां से तुम्हारी जो एल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 74.95। क्लियर, एन बटे 2 तो तुझे मिल चुका है 35। सीएफ, सीएफ जिस रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है, सीएफ लेना है। वो वैल्यू मत लियो, ये मत लियो, 47 को सीएफ मत लियो, उससे एक कदम ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है, एक कदम ऊपर वाला लेना है। तो यहां से देख, तूने सिलेक्ट किसको किया, 47 को, तो 47 से एक ऊपर वाला तू सीएफ लेगा। एक कदम ऊपर कौन आ रहा है, 31, तो बेटा सीएफ किसको लेगा, 31 को। अब आजा बेटा एफ, एफ बोले तो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। भाई तूने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, 16। ठीक है, एच, एच मतलब गैप, इनके बीच में कितना गैप है। अरे किसी भी चीज के बीच का गैप कैसे निकलता है बेटा, माइनस करके। किसी भी चीज के बीच का गैप यानी कि डिफरेंस बेटा कैसे निकलता है, माइनस करके। तो तू कुछ नहीं करेगा, 99.95 को बेटा 74.95 से माइनस कर देगा। तो 99.95 को माइनस कर दे 74.95 से। 5 से 5 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 25 का गैप है। कितने का गैप है इनके बीच में, 25 का गैप है। तो यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी तेरी 25। अब जरा इसको पुट कर दे फॉर्मूले में, एल, एल की जगह पे कौन आएगा, 74.95 प्लस 74.95 प्लस एन बटे 2 कितना आया 35, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ कितना 31, एफ कितना है, एफ 16, गैप कितना है 25। चलो सॉल्व कर दे भाई से, सॉल्व कर दे फटाफट, फटाफट सॉल्व कर। 74.95 प्लस 35 में से 31 जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4 बटे 16 गुणे 25, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 25 बटे 4, 25 बटे 4, 25 बटे 4 कर, 25 बटे 4 कर कितना मिलेगा, यहाँ तुझे मिल गया 74.95। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके अब ये मिलेगा तुझे 25 बटे 4। 25 को जरा 4 से डिवाइड कर, 4 6 24, 6 पॉइंट, 4 6 24, 6 पॉइंट, अब कितना बचा 1, यानी कि 1 पॉइंट लगाएगा 10 बनेगा, यानी कि 25, 6.25 मिलेगा।
अरे अच्छा डिवाइड करके देख ले 25 को 4 से, कैलकुलेटर में कर लियो यार, तू तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है। ले मैं तुझे ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ। 4 चिक 24, एक बचेगा पॉइंट लगाएगा 0 लेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा पॉइंट लगा 0 लेगा, 4 पंजे 20, यानी कि 6.25। अब इनको जोड़ ले, इनको जोड़ ले, 74.95 को 6.25 से जोड़ ले, 74.95 को फटाफट फटाफट जोड़, 74.95 को जब तू 6.25 से जोड़ेगा, 5 5 10, 10 का 0 हासिल किया, 9 10 11 12 का 2 हासिल किया, 1 6 4 10, 6 4 10 10 6 4 10 11 का 1 हासिल किया, 1 81.2। कितना आएगा बेटा? 81.2। लगभग इतना आएगा तेरा, तेरा जो मीडियन है वो लगभग कितना आएगा? 81.20। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा मीडियन है वो कैलकुलेट हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा डीप में बेटा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? इन द ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है बेटा? आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है बेटा किनके बीच में? एक्स और वाई के बीच में, जहां पर आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा वो कितनी है? 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपकी एन की वैल्यू, यानी कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 20 है। तो फॉलोइंग कैलकुलेशन वर मेड। आपको बेटा क्या करना है? आपको जो ये बेटे वैल्यूज है आपको गिवन है समेशन ऑफ x, यानी कि सारे x का जो टोटल है वो कितना है? 15। सारे y का जो टोटल है वो कितना है? -6। ये बेटा जो आप ये जो e जैसा सिंबल देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। और समेशन का सिंपल सा मतलब है टोटल करना। क्या करना बेटा? टोटल करना। समेशन ऑफ y का मतलब है कि जितने भी आपको y दिख रहे हैं बेटा उनका क्या करना है? टोटल करना है। वो वैल्यू आपको गिवन है। समेशन ऑफ एक्स बाई 50 दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इतना, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इतना। तो आपको क्या करना है बेटा? इन गिवन वैल्यूज को यूज करते हुए बेटा क्या करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना है और स्लोप ऑफ रिग्रेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बेटा हम लोग दिखाते हैं आर से, जिसको निकालने का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ क्या करेंगे? हम एक एक करके अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले एन आपका कितना है? 20, एन की जगह पे 20। समेशन ऑफ एक्स बाई कितना है? 50, 50 लिख दिया, माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है? समेशन ऑफ एक्स कितना है? समेशन ऑफ एक्स है 15, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई कितना है? -6। समेशन ऑफ वाई कितना है आपका? समेशन ऑफ वाई है -6 अपॉन में, इधर आ जाओ अंडर रूट के अंदर। एन की जगह पे कौन आएगा आपका? 20। एन की जगह पे कौन आएगा आपका? 20, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 20 है। मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 61। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 61 माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना है बेटा? समेशन ऑफ एक्स कितना है? 15। समेशन ऑफ एक्स कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद। अब दूसरी वाली वैल्यू एन यानी कि 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बेटा कितना है? 90। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? 90 माइनस समेशन ऑफ वाई कितना है? समेशन ऑफ वाई कितना है? -6 और -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। समेशन ऑफ वाई कितना है? -6 और -6 का स्क्वायर। चलो भाई अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 0 यानी कि 1000 आएगा। कितना सॉल्व करके आएगा इसको? 1000, ठीक है। माइनस 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 प्लस 15 छिके 90, 15 छिके 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 90। अब इधर देखो इसको कितना सॉल्व करके आएगा, इसे मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो 20 की मल्टीप्लाई 61 से करो, कितना आएगा? 20 मल्टीप्लाई 61 आपको मिलेगा 1220। उसको माइनस कर देंगे 15 के स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, यानी कि 995 आपको यहाँ पर मिलेगा। मल्टीप्लाई यहाँ आओ, 2 नीम 18 यानी कि 1800 यहाँ पर मिलेगा। माइनस माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36। 1800 में से बेटा 36 माइनस करो। 1800 में से 1800 में से तुम 36 माइनस करो, कितना मिलेगा? 1764। यहाँ मिलेगा 1764, यानी कि 1764 से मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1000 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 1090। अब 1090 को अब नॉट 9995 को 995 मल्टीप्लाई 1764। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। एक सेकंड, कुछ गलती है क्या? जरा मैं चेक कर लूं।
चेक कर लूं जरा, ये ठीक है, माइनस में है, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ये दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वैल्यू ठीक है, वैल्यू ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। क्या है बेटा अंडर रूट के अंदर? ये, हाँ ये चीज पूरी अंडर रूट के अंदर है, सॉरी मैं अंडर रूट लगाना भूल गया। ये पूरा का पूरा बेटा किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है। 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 1755 180। उसका अंडर रूट करके देखो, 17 अंडर रूट के अंदर, चलो मैं अंडर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करता हूँ। अंडर रूट के अंदर 995 मल्टीप्लाई 1764, यानी कि आपको मिलेगा 55,642। कितना मिलेगा? 55,642। कितना मिलेगा? 55,642.9, लगभग इतना। अब जरा दोनों को डिवाइड कर लो, 1090 को डिवाइड करेंगे 55,642.9 से, लगभग उतना तो नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, 1324 आना चाहिए ना इसको मल्टीप्लाई करके। 995 को 1764 से मल्टीप्लाई करो, 995 को, 1 मिनट जरा मैं दोबारा करता हूँ कैलकुलेशन, है थोड़ी सी एरर है। 995 को मल्टीप्लाई करेंगे 1764 से तो कितना मिलेगा? 1755 180, 1755, ओह साइन लग जा रहा है, ओ सॉरी मुझसे साइन लग गया था गलती से, वो 1755 180, हाँ 1324 आएगा, सॉरी ये सॉल्व करके कितना आएगा? 1324। 1090 अपॉन में 1324.83। अब डिवाइड कर लो, 1090 को डिवाइड करना है किससे? 1324.83, हाँ 0.822, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा? 0.822। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? आर की वैल्यू। आइयो बेटा ये आर की वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी। अब चलो, अब हम लोग निकालेंगे बेटा किसकी वैल्यू को? अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू को। ओके चलो अब कैलकुलेट करते हैं बेटा किसको? अपने स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। किसको कैलकुलेट करेंगे? स्लोप ऑफ रिग्रेशन को। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 20, अलग कलर से 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एक्स वाई 50 माइनस समेशन ऑफ एक्स 15 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई -6 अपॉन में n यानी कि 20 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 61। उसके बाद क्या? माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स कितना बेटा? 15। समेशन ऑफ एक्स कितना आपका? 15। 15 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या मिलेगा? 225। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10 यानी कि 1000 माइनस माइनस प्लस 15 छिके 90, नीचे 20 को 61 से मल्टीप्लाई करो, 20 को फटाफट से 61 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? जब हम अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से तो मिलेगा 1220 माइनस 225 995 यानी कि 1090 अपॉन में 995। देखिए 1090 को जब तुम 995 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1.095, लगभग इतना क्या है आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी कैलकुलेट हो जाता है। मैंने कैसे पार्ट में इसलिए करा है कि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसीलिए। ओके चलो अगर ये क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट the random sampling with the non-random sampling. Briefly discuss the method involved in the selecting of any simple random sampling. यानी कि आपको क्या करना है? रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बीच में एक तरीके से डिफरेंस बताना है और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, उनके क्या क्या मेथड को मेंशन करना है ज्यादातर बेटा। ब्रीफली डिस्कस करना है बेटा मेथड ऑफ इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग, यानी कि किस तरीके से बेटा क्या रैंडम वे में से जब हम रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं तो उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं तो उस प्रकार में कैसे सिलेक्शन होता है, उस चीज को आपको बताना है सिंपल रैंडम सैंपलिंग की मदद से। चलो बेटा सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। रैंडम सैंपलिंग बेसिकली, अगर रैंडम सैंपलिंग का पहला पॉइंट देखें तो क्या कहता है? एवरीवन इन द क्राउड हैज एन इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टिंग, यानी कि बेटा क्या है? आपकी भरी पूरी भीड़ में
हर बंदे के सिलेक्ट होने के बराबर चांस होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं होगी। यानी कि अगर मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मेरे सामने क्या बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में से अगर मुझे क्या करना है, कुछ 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो हर बच्चे के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर होंगे। मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं उस वाले बंदे को भी सिलेक्ट सकता हूँ, इस वाले को भी कर सकता हूँ, इस वाले को भी कर सकता हूँ, इस वाले को भी कर सकता हूँ, उस वाले को भी कर सकता हूँ। यानी कि बेटा क्या है, रैंडम सैंपलिंग में हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर होंगे। लेकिन ऐसा बेटा नॉन रैंडम सैंपलिंग में नहीं होगा। नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, द नॉन रैंडम सैंपलिंग डज नॉट हैव इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टिंग। यहां पर बेटा क्या है, हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे वो फिक्स वाली कंडीशन आ जाती है, जैसे कि वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो मैं उसको चुनूंगा, फिर वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो हाँ मैं उसको चुन लूंगा, इन दो को तो मैं चुनूंगा ही चुनूंगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी चॉइस वाली कंडीशन आ जाती है, तो वो कहलाती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, जहां पर क्या है, हम रैंडमली किसी भी बंदे को चुनते नहीं है। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से चुनते हैं। ठीक है, बेईमानी करके। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज कंप्लीटली रैंडम। यानी कि बेटा जो आपका रैंडम सैंपलिंग है बेटा, वो पूरी तरीके से क्या होगा, रैंडम होगा। यानी कि मैं रैंडमली किसी को भी इच्छा अनुसार बेटा किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट रैंडम, ये जो है रैंडम नहीं होगा, ये क्या होगा, बेस्ड ऑन दी चॉइस होगा। यानी कि आपकी चॉइस पर बेस्ड होगा कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो। थर्ड पॉइंट कैसा है, इट इज हाईली अनबाइज्ड एंड फेयर। यानी कि बेटा ये कैसा होगा, अनबाइज्ड होगा। अनबाइज्ड बोले तो बेटा क्या है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर क्या है, बायसनेस नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बेटा क्या है, चाटुकारिता नहीं होगी। यानी कि बेटा क्या, चाटुकारिता बोले तो मतलब कि किसी तरीके की फिक्सिंग नहीं होगी। अनबाइस का मतलब है कि फिक्सिंग का ना होना, फिक्स ना होना, कोई भी चीज पूरी तरीके से रैंडम होना। ठीक है, अनबाइस मतलब चीटिंग ना होना। लेकिन आजकल तो एग्जामों में चीटिंग बहुत हो रही है, आपके इग्नू वाले भी करते हैं। अभी तुमको फेल कर देंगे, फेल करने के बाद रीएवैल्यूएशन के नाम पे तुमसे पैसे मांगेंगे, पैसे मांग के तुम्हें पास कर देंगे। तो ये क्या है कि एक तरीके का बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं है। ये चीज अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड का मतलब है चीटिंग का ना होना, बायस का मतलब होता है चीटिंग होना, तो वो तुम्हारे लिए बायस्ड है वो लोग, इग्नू वाले, समझे। तो यानी कि बेटा क्या, ये हाईली क्या होंगे बेटा, अनबायस्ड होंगे और फेयर सिचुएशन होगी। फेयर बोले तो बेटा साफी होगी, नाइंसाफी नहीं होगी तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या, इट कैन बी बायस्ड। यहाँ पर जो है बेटा आपकी बेईमानी भी हो सकती है और अनफेयर सिचुएशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, अनफेयर सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि मुझे क्या करना है, लेट सपोज मानो मुझे क्या क्रिकेट टीम बनानी है, जो पर्सन ए है वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन जो पर्सन बी है वो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा, उसको नहीं करूंगा। तो उसके लिए क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गई, ये कंडीशन अनफेयर हो गई उसके लिए। ये अनफेयर कंडीशन है कि ज्यादा टैलेंटेड बंदे को मैंने छोड़ दिया, लेकिन कम टैलेंटेड बंदे को पकड़ लिया। क्यों, केवल और केवल वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है इसीलिए। तो ऐसी कंडीशन तुम्हारी कहलाती है अनफेयर और बाइस्ड। ठीक है, फेवर फॉर सम सर्टेन ग्रुप। यानी कि बेटा क्या होगा, ये जो कंडीशन है बेटा क्या, कुछ सर्टेन ग्रुप के लिए क्या रहेगी, फेवर में रहेगी। ओके, और ये क्या रहेगी, नॉट इन फेवर फॉर सम सर्टेन ग्रुप। एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट टेक मोर टाइम एंड एफर्ट्स। यानी कि जब आप क्या बेटा रैंडम सैंपलिंग में किसी को चुनते हो, किसी चीज को पिक करते हो, तो बेटा वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। आई बात समझ में। लेकिन वही चीज बेटा नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, इट इज वेरी फास्ट एंड बजट फ्रेंडली। यानी कि बजट फ्रेंडली भी है और बेटा कैसा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्या है, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द कैप्टन फॉर अ कैप्टन फ्रॉम योर क्लास। यानी कि मैंने क्या करा, तुम्हारी क्लास में से किसी भी एक स्टूडेंट को पिक कर लिया बेटा, किसके लिए, कैप्टन के लिए। अगर मैं जाऊंगा किसी भी स्टूडेंट को पिक करने के लिए एज अ कैप्टन, तो मैं किसी को भी कर सकता हूं, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता। मैं फेयर वाली बात करने वाला बंदा हूं, मैं अनफेयर बंदा नहीं हूं। तो क्या बेटा, हर बच्चे के जो सिलेक्ट होने के चांस होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए बेटा वो रैंडम सैंपलिंग में एग्जांपल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन रैंडम सैंपलिंग में, तो यानी कि बेटा वो कैसा होगा, इसका एग्जांपल होगा बेटा स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या होगा बेटा कि इसका एग्जांपल स्नोबॉल सैंपलिंग। अब ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मैंने तुमको बोला, क्या बोला सुनो, मैंने तुम्हें बोला कि बेटा ऐसा करो, तुम जो है 10 लोग चुन के लाओ। 10 लोग जो है अब जो है मेरे अंडर इंटर्नशिप करेंगे। 10 लोगों को चुनो और वो 10 लोगों को मैं क्या करूंगा, अपने अंडर इंटर्नशिप कराऊंगा, वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा और वही सारी चीजें सिखाऊंगा। तुमने क्या करा, तुम गए, तुम्हारा जो खास मित्र है, तुम्हारी जो खास मित्री है, मित्री बोले तो लड़की फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा अपना ऑरा जमाने के लिए, क्या जी वो ना ऐसा कि हमारे सर जो है ना,
वो ना वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, आप सीखोगी क्या? मैं भी जा रहा हूँ, आप भी सीख लो, फ्री में सिखा रहे हैं। ये क्या है बेटा? ये स्नोबॉल। ये क्या है बेटा? स्नोबॉल सैंपलिंग है कि मैं क्या कर रहा हूँ, चॉइस अनुसार क्या कर रहा हूँ, पर्सन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो क्या करेगी, अपनी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करेगी, फिर उसकी फ्रेंड क्या है, अपने फ्रेंड को सिलेक्ट करेंगे। कि यहाँ पर क्या बेटा, चॉइस के हिसाब से बेटा क्या है, तुम्हारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, रैंडमली नहीं सिलेक्ट हो रहे। रैंडमली तुम नहीं गए, रैंडमली अपनी क्लास में नहीं गए, रैंडमली क्लास में जाके तुमने ऐसा नहीं करा कि किसी भी स्टूडेंट को पिक कर लिया, ऐसा नहीं किया, अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट किया तुमने क्या, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे बेटा, ऐसे सिलेक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, तो ये है बेटा इनके बीच में डिफरेंस। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।